नमस्कार। 3 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो जैसा आप जानते हैं कि अपने इस विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम मोदी सरकार के 3 साल के दशा दिशा और उसके कामकाज का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इन 3 साल में सरकार किस किस मोर्चे पर कितना आगे बढ़ी है, क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने, क्या सरकार ने किन चुनौतियों को अवसरों में बदला है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार की विदेश नीति को लेकर। जी हाँ, विदेश नीति किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है और बहुत बड़ा अवसर भी होता है। अगर कुल मिलाकर देखें बीते 3 साल में मोदी सरकार की अगर हम विदेश नीति की बात करें तो इसमें एक नई तरह की ऊर्जा दिखाई दी है। ये सब मानते हैं कि एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हुआ विदेश नीति में। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो ऐसी परंपराएं और जो पुरानी परंपराएं थी, कुछ ऐसी परंपराएं जो कि अप्रासंगिक हो गई थी, उनको तोड़ने और नया कुछ गढ़ने का मादा भी इस सरकार में दिखाई दिया। साथ साथ एक बड़ी बात थी कि चुनौतियों का सामना उनकी आंख में आंख डाल के किया जाए और साथ साथ कुछ जोखिम भी उठाया जाए। तो ये तमाम कई चीजें हैं, इन पर हम बात करेंगे कि कैसे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली में मोदी सरकार के आने से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, लोग मानते हैं कि उसमें एक निखार आया है और उसके बिना पिछले 3 साल की उपलब्धियों का हिसाब किताब करना एकदम अधूरा रहेगा। ये मानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक अहम किरदार के रूप में देखा जाने लगा है और भारत की राय का सम्मान जो है वो होने लगा है। भारत की राय को सम्मान के साथ सुना जाने लगा है। इस सुखद बदलाव का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। भले ही हम यूएन की जनरल असेंबली की बात करें या फिर G20, ब्रिक्स और आसियान बिरादरी जैसे मंचों के शिखर सम्मेलन हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को हर जगह सम्मान और उत्सुकता के साथ देखा जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत की इस विश्व परिदृश्य पर बदलती हुई छवि और भारत की विदेश नीति की दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जी पार्थसारथी साहब हैं जो कि विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, कूटनीति वरिष्ठ राजनयिक हैं, और इसके अलावा विवेक काटजू साहब है। विवेक काटजू साहब भी पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मामलों के दोनों जानकार लोग। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं हमारे आज की जो पहली हमारी रिपोर्ट है वो देखें, मैं दोनों मेहमानों से एक पहली टिप्पणी लेना चाहूंगा। पार्थसारथी जी, आपको क्या लगता है विदेश नीति के मोर्चे पर 3 साल कैसे आप इसका आकलन करेंगे मोटे तौर पर? देखिए, विदेश नीति के 2 पहलू हैं। सबसे पहले आर्थिक और फिर सुरक्षा। आर्थिक तौर से मैं समझता हूं कि बहुत सफल रहे हैं, इसलिए कि अगर 3 साल देखें तो विदेशी पूंजी निवेश बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। यानी कि विदेश में लोगों को एक किस्म का भरोसा है कि भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते में अब बढ़ रहा है और अभी ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया में एक तरह का इकोनॉमिक बिल्कुल, और वो भी विकास की गति भी बढ़ रही है। ये पहचान दुनिया भर में है। बिल गेट्स का आपने देखा होगा जो उन्होंने कहा, अभी दूसरे भी विशेषज्ञों का यही राय है कि एक जहां दुनिया की आर्थिक दृष्टि अब कठोर समस्याओं में लगी है, भारत एक महत्वपूर्ण देश है जहां आगे बढ़ रहा है। हाँ, चीन का भी गति अच्छी है, लेकिन भारत अब लोग मानने लगे हैं कि ये एक इमर्जिंग मार्केट है। कुछ लोग चमकता सितारा भी, कुछ लोग इसको चमकता सितारा। लेकिन दूसरी बात, जहां रहा सवाल दूसरे देशों के साथ रिश्ते, विदेश नीति में एक पक्ष निरंतरता भी एक बड़ा पक्ष होता है, बहुत पक्ष होता है और परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन में अब क्षेत्रीय सहयोग में मैं देखता हूं कि पहले हमने जरा ज्यादा ही महत्व सार्क को दिया, यानी कि दक्षिण एशियाई गठबंधन को। सार्क में कुछ निकला नहीं, पाकिस्तान रोकता रहे। अब हम लोग कुछ नए विकल्प ढूंढ लिए हैं। अगर हालांकि पश्चिमी ओर हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वी ओर में हम मैं इस पर आता हूं। जो अलग अलग हिस्से हैं, जो चाहे सार्क की बात हो, पड़ोसी देशों के साथ, जो अन्य देशों के साथ, उस पर हम आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहली टिप्पणी काटजू साहब आपकी क्या है 3 साल विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार? देखिए, मोदी जी एक विशेष शैली के साथ उन्होंने भारतीय राजनय को आगे बढ़ाया।
और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक नई ऊर्जा लाए हमारी राजनयिक, भारत की राजनयिक पहल में। इसके साथ साथ उन्होंने जो कई जटिल समस्याएं हैं हमारी विदेश नीति की, उस पर भी उन्होंने जोर डाला जी। और एक गंभीर राजनेता की तरह विश्व ने उनका लोहा माना, और इसके साथ साथ देश ने भी उन्नति की इन 3 सालों में। तो अब कई रूप से इन 3 वर्षों में मोदी जी की विदेश नीति, मोदी सरकार की विदेश नीति सफल रही है जी। लेकिन उसके साथ साथ कई जटिल समस्याएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं, और ये स्वाभाविक है। भारत जैसा देश, जो भारत की नेबरहुड है, जो पड़ोस है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अब इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो चुनौतियां जो हैं उस पर मोदी जी ने काफी ध्यान दिया, और अब कुछ हद तक मुझे लगता है कुछ पे ठीक रास्ते पे चले, लेकिन वो चुनौतियां अपनी बरकरार हैं। सफलताएं जो हैं वो अफ्रीका में, पश्चिम एशिया में, यूरोप में, अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते बढ़े जी, लैटिन अमेरिका में, इंडियन ओशन में, इस सब में जो एक विशेष रूप से ध्यान दिया गया है वो सराहनीय है। बिल्कुल, जो आपने चुनौतियों की बात की, अवसरों की भी बात की, उन पर आएंगे, हम चुनौतियों पर आएंगे। और एक चुनौती इसलिए भी खड़ी हो जाती है जाहिर तौर पर, क्योंकि जब कोई देश बढ़ता है और विश्व के मोड़, अगर हम देखें तो दुनिया के मोर्चे पर हम देखें तो भारत जिस तरह से बड़ा है वो भी कई बार में जो है दूसरे लोगों के लिए एक तरह का कह सकते हैं कि चुनौती बन जाता है। तो कुछ चुनौतियां उससे भी पैदा होती है, खास करके हम चीन के संदर्भ में जब देखते हैं तो एक तरह की प्रतिद्वंदिता चीन और भारत को लेकर लोग कहते हैं। तो जब भारत बढ़ता है तो चीन को लेकर नई चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इन चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन भारत की नई विदेश नीति की धमाकेदार जब शुरुआत हुई थी, इसकी हम सबसे पहले बात करें, उसकी पहली घटना यानी शपथ ग्रहण समारोह था। वैसे तो किसी भी नई सरकार के गठन पर शपथ ग्रहण समारोह एक औपचारिकता भर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजकर इसे एक नया और अभूतपूर्व आयाम दे दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह की शोभा बढ़ाने वाले मेहमानों में श्रीलंका और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की विशेष प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। लेकिन जिस एक मेहमान ने इस पूरे आयोजन को एक नया अर्थ दिया वो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। उन्हें इस समारोह में आमंत्रित करके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की नई विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों का स्थान बहुत खास रहने वाला है, और ये भी कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्तों की पुरानी लीक से हटकर भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने की इच्छा रखते हैं। पिछले कई दशकों में कई कारणों से कुछ पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों में वो मिठास नहीं बन पाई जो भारत के हितों के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान और नेपाल के बाद जिस तरह से बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, ईरान, कजाकिस्तान और मंगोलिया जैसे पड़ोसी देशों की गर्मजोशी भरी यात्रा की और वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भारत बुलाया, उसने इन संबंधों में नए सिरे से गर्माहट पैदा की है। ये यात्राएं महज औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इनमें कई पुराने विवादों को सुलझा लेने के दरवाजे खुल गए। उदाहरण के लिए बांग्लादेश के साथ एक दूसरे के भीतर वाली जमीनों की अदला बदली करने, सीमाओं को बाढ़ से सुरक्षित करने, आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण लगाने और सड़क तथा रेल मार्ग खोलने की संधियों से दशकों पुरानी कई समस्याओं को हल करने का मौका मिला। सार्क संगठन में पाकिस्तानी अड़ंगेबाजी को देखते हुए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव करके बाकी सार्क देशों के साथ सीधे संबंध बढ़ाए हैं। लद्दाख में चीनी सेना के घुसाने और अरुणाचल प्रदेश पर मोदी सरकार ने चीन की बंदर घुड़कियों का जो सटीक जवाब दिया, उसने दिखा दिया कि भारत सरकार पर दबाव डालने का युग समाप्त हो चुका है। ऐसी आदत वाली सरकारों को अब एक आत्मसम्मान भरी दिल्ली सरकार के साथ रहने की आदत डालनी होगी।
उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ समारोह में न्योता देकर और सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके परिवार की एक शादी में अचानक पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद पैदा की थी कि पाकिस्तान भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में अर्थवान कदम उठाएगा। लेकिन पठानकोट एयरबेस और उड़ी के भारतीय सैनिक ठिकाने पर हमले करके नवाज शरीफ सरकार ने दिखा दिया कि पाकिस्तान का असली एजेंडा वहां की सेना, ISI और आतंकवादी चलाते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी सरकार ने भी दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति में पड़ोसी देशों की तरफ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की दरियादिली है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा शक्ति भी है। तो पड़ोसी देशों के साथ जो है किस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर खास फोकस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। लेकिन जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं और खास करके जो भारत को लेकर चुनौतियां वो तो उसके पड़ोसी देशों को लेकर ही ज्यादा बड़ी चुनौती है। उन पर बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 3 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति को लेकर। बीते 3 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कितनी आगे बढ़ी है, क्या कुछ इसमें परिवर्तन दिखता है और क्या कुछ इससे हासिल हुआ है। हमारे साथ जी पार्थसारथी जी और विवेक काटजू जी मौजूद हैं। और पार्थसारथी साहब, आज 26 अप्रैल है, 26 मई को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो यानी आज ठीक 35 महीने पूरे हो गए, जबकि पहली बार ऐसा हुआ कि सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। आज 3 साल बाद सार्क देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मधुर बनाने की, पाकिस्तान पे मैं आऊंगा बाद में क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच पाकिस्तान है, लेकिन बाकी देशों के साथ क्या लगा आपको, किस हद तक जो है आगे बढ़े? देखिए, सबसे बड़ा चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। हाँ जी, लेकिन बढ़ता हुआ सैनिक और आर्थिक गठबंधन पाकिस्तान और चीन के बीच हमारे लिए सुरक्षा की ओर से और हमारे जो भी महत्व है इस इलाके में, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ना सिर्फ पाकिस्तान, ना चीन, पाकिस्तान चीन का गठबंधन जो मजबूत बन रहा है, जो चीन सड़क बना रहा है पाकिस्तान से हिंद महासागर तक, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए खतरा लाते हैं। मैं समझता हूँ सोच समझकर इसके सामने करने पर जो भी नीति अपनाए गए हैं ठीक है, इसलिए कि चीन को हमने कोई ढील तो नहीं दी। जहां तक हमारी समस्याएं हैं सरहद पर, उस पर तो हमने कोई ढील नहीं दी, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे लद्दाख हो। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी कदम उठाएं कि द्विपक्षीय तनाव सीमा पर हाथ से ना निकल जाए, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों पक्षों के बीच, दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच और सेनाओं के बीच मजबूत हो गया है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह की हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में किया है और दृढ़ता से की है कि हम इन चीजों पर दबाव कभी मानेंगे नहीं। ये बहुत स्पष्ट एक संदेश चले गया है। तो मैं समझता हूँ ये एक सफलता है इस चुनौती को सामना करने में। लेकिन अन्य देशों के साथ हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रयास करें, बहुत चीजें उन चीजों पर निर्भर हैं जो उनके अंदरूनी समस्याओं से जुड़े हुए हैं जी, नेपाल जैसे देशों में। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जैसे हमने पहले कहा था कि जो एक आर्थिक गठबंधन हमारे पूर्व देशों पड़ोसियों के साथ बन रहा है, वो सफलतापूर्वक रहा है। और पाकिस्तान ये भी समझ लिया है उसने कि अगर हम चाहें तो दूसरे देशों के साथ मिलकर उन्हें हम आर्थिक जो एक किस्म से इस क्षेत्र में सहयोग है उससे हम बाहर रख सकते हैं, अगर वो ठीक रास्ते में नहीं चला तो। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो पाकिस्तान को भेजा गया और दूसरे पड़ोसियों के बाद। मैं जब आप पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की बात करें तो काटजू साहब, पहली यात्रा प्रधानमंत्री नेपाल की करते हैं और नेपाल जाने वाले वो 17 साल में पहले प्रधानमंत्री जो कि नेपाल की यात्रा पे गए। इसके बाद जो कुछ और यात्राएं हैं, 28 साल में पहली बार श्रीलंका की यात्रा पर कोई प्रधानमंत्री जाते हैं, 34 साल में पहली बार कोई यूएई की यात्रा पर जाता है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया की यात्रा पर जाता है। ये सारी चीजें हैं कि कुछ जो तार टूटे हुए थे उनको जोड़ने की कोशिश है क्या ये? बेशक
और इसमें मोदी जी को, मोदी सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेखूबी, बहुत अच्छी तरह इन रिश्तों को आगे बढ़ाया जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन पड़ोसियों पर अगर मैं एक शब्द कहूं, देखिए डिप्लोमेसी में, विदेश नीति में मुश्किल पड़ती है जब दो देशों के हितों का टकराव होता है। बिल्कुल सही। और जो असल टकराव होता है वो अपने पड़ोसियों के साथ होता है। रोजमर्रा के जीवन में भी हमने देखा है, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं। तो इसलिए हर पड़ोसी के साथ रिश्ते जो हैं वो नाजुक होते हैं और उनका बहुत अच्छी तरह और बहुत नाजुक तरीके से उनको कल्टीवेट करना पड़ता है। मोदी सरकार ने कई हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ जो रिश्ते बढ़ाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान के साथ आगे बढ़े हैं। अफगानिस्तान बिल्कुल बहुत अच्छा। मोदी जी कई बार अफगानिस्तान गए हैं और रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए। अब लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे देश हैं जो हमारे सब प्रयत्नों के बावजूद उनका रवैया जो है वो अड़ियल है। पाकिस्तान सीधा पाकिस्तान को बुलाना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना और प्रधानमंत्री का खुद जाना, और उसके बाद फिर ये नौबत आ जाती है कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। देखिए मोदी जी ने तो पूरा प्रयत्न किया। मुझे याद है 2015 में मोदी जी हमारे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले थे, शायद अक्टूबर 2015 में, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमारा प्रयत्न है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्तों का इतिहास है उसको सकारात्मक करते हैं, यानी पहला का इतिहास भूल के आगे बढ़े। लेकिन फिर ताली दो हाथ से बजती है और पाकिस्तानी सेना जो है वो इसको कबूल ही नहीं करती। बिल्कुल उसका जो नकारात्मक रवैया है भारत की ओर, जो उनका एक प्रतिद्वंदी ही नहीं दुश्मन समझते हैं भारत को, बिल्कुल वो जब तक बदलाव नहीं आएगा उस सोच में पाकिस्तान की फौज के, तब तक हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा। और मोदी जी रहे हैं। और मैं ये देखता हूं कि जुलाई 2016 के बाद का जो हम एक किस्म से जो अग्रेसिव अप्रोच आई है वो बहुत ही ठीक थी। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे अब जो और मोदी जी का काल है, जैसे मोदी सरकार आगे बढ़ेगी उसको स्टेमिना दिखाना पड़ेगा कि वो जो अभी तक अप्रोच है उस पर कायम रहे। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जाहिर तौर पर इसमें हम जब भी पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात करते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक संदेश जरूर दिया कि हम अपनी ओर से चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, पड़ोसी देश हो, उनके साथ रिश्ते मधुर हों। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ जो है परंपराएं भी तोड़ी और कुछ बैरियर्स तोड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो फिर भारत को जो अपनी जो जिसकी बात कर रहे हैं काजू साहब की, भारत में जो है एक कड़ाई दिखाई, वो कड़ाई जो है दिखाना लाजमी हो गया था। इसलिए वो भी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन कुछ अन्य मसलों पर भी बात करनी है, क्योंकि हम कुल मिलाकर विदेश नीति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इस मसले पर और भी देशों के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उस पर हम बात करेंगे। 3 साल मोदी सरकार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम विदेश नीति के मोर्चे पर इस सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जी पार्थसारथी और विवेक काटजू जी लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक रिपोर्ट पर और नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की बागडोर संभालते ही देश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक उभरते हुए सितारे की तरह जो है भारत को चमकाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे आज आपसे हम साझा करना चाहते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय कई अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ताएं और सम्मेलनों में भारत की आवाज बुलंद हुई है और भारत के नजरिए को पहचान और सम्मान दोनों मिलना शुरू हुआ है। बात पश्चिमी देशों के दबदबे वाले G20 की हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की, सब तरफ हमारा परचम बुलंद हुआ है और भारत को दुनिया के बदलते स्वरूप में वाजिब मुकाम हासिल हो रहा है। Mr. President, the land of Takshila, one of the greatest learning centers of ancient times, is now host to the Ivy League of Terrorism. It attracts aspirants and apprentices from all over the world.
Pakistan is a country with democracy deficit. In fact, it practices terrorism on its own people. It extends support to extremist groups, it suppresses minorities and women, and denies basic human rights, including through draconian laws. Perhaps renunciation of lies and self-restraint on threats could be a good place for Pakistan to start. संयुक्त राष्ट्र में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत के परमानेंट मिशन की पहली सेक्रेटरी ईनम गंभीर ने पाकिस्तान को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि पूरी दुनिया को गौर से सुनने और जानने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस युवा डिप्लोमेट ने किस अंदाज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान का करारा जवाब दिया। गंभीर नए भारत की तस्वीर हैं और ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई कूटनीति और सख्त रवैये का पैमाना बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान देने की है। बात भले ही G20 की हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को तमाम जगह नई पहचान मिली और दुनिया के देशों ने भारत को एक अहम सहयोगी के तौर पर देखना शुरू किया। पहली G20 बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेबाकी और अंदाज को देखकर इंग्लैंड के गार्जियन अखबार ने उन्हें G20 का रॉक स्टार कहकर संबोधित किया और माना कि वे G20 के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। सभी देशों में टैक्स चोरी और उससे जुड़ी जानकारियों के आदान प्रदान पर इस G20 की बैठक में प्रधानमंत्री का जोर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख को आतंकवाद का मुकाबला करने और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को आईना दिखाने के लिए मोदी ने कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक मंच पर पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खोलते हुए प्रधानमंत्री ने बार बार तमाम देशों को चेताया कि आतंकवाद दरअसल एक ऐसा नासूर है जो गाहे बगाहे सबको अपने जहर का शिकार बना लेगा। 2016 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में ही हुआ। गोवा में आयोजित इस सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। In South Asia and BIMSTEC, all nation states bearing one are motivated to pursue a path of peace, development and economic prosperity for its people. Unfortunately, this country in India's neighborhood embraces and radiates the darkness of terrorism. Terrorism has become its favorite child. And the child in turn has come to define the essential character and nature of its parent. पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक जिम्मेदार और उभरती ताकत के तौर पर दर्शाने की कामयाब कोशिश की है। बात NSG की सदस्यता को लेकर हो या लगातार बिगड़ते पर्यावरण पर वैश्विक चिंता की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख लगातार बढ़ी और तमाम देशों ने भारत को साथ लेकर चलने की अहमियत को पहचाना। ये सरकार की नीतियों का नतीजा ही है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भारत को व्यापक समर्थन मिल रहा है। टर्की के अंताल्या की G20 समिट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर समझौते को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान किया। 2014 में ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक के दौरान ब्राजील ने भारत की NSG सदस्यता के लिए अपने पक्ष को नरम करने की बात मान ली। इस बैठक में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक स्थापित करने का फैसला हुआ। भारत के लिए खास बात यह रही कि बैंक के CEO भारत के ही एक प्रमुख बैंकर बने। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद देश की कूटनीति को एक नई दिशा और दशा प्रदान की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख कई गुना बढ़ा दी। कई मसलों पर जहां पहले भारत के नजरिए को दरकिनार किया जाता था, वहीं अब हालात इस कदर बदल गए हैं कि सबकी निगाहें भारत पर होती हैं और उम्मीद बंधती है तो भारत से। मसलन पर्यावरण बचाने के मकसद से जब दुनिया के तमाम देश पेरिस में COP21 के लिए जुटे तो सबकी निगाहें टिकी थी भारत पर। इससे पहले भारत के नजरिए को इतना महत्व कभी नहीं मिलता था जिसका कि हकदार हमारा देश शुरू से रहा है। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दायरा बड़ा है और इसके नजरिए और सोच की कदर भी बड़ी है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नए अंदाज की कूटनीति को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक तरह से कह सकते हैं भारत की जो धमक है वो जरूर बढ़ी है। पार्थसारथी साहब, अगर कूटनीतिक मोर्चे पर देखें, विदेश नीति के मोर्चे, तो आजकल प्रभुत्व और प्रभाव जो है बहुत बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय मंचों का। कैसे देखते हैं इसमें भारत की भूमिका? देखिए, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है, ये पर्यावरण के मामले में
जो रुख हमने पेरिस में अपनाया, उसका बहुत ही लोगों ने सराहना की है, क्योंकि इससे पहले हमारे रुख ऐसे था कि लोग समझते थे कि नकारात्मक है भारत, लेकिन इस बार हमने अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई सौदेबाजी तो नहीं की, लेकिन हमने भी कुछ नए दिशा से देखा कि हमारी भी एक जिम्मेवारी है इसमें, और हम भी जैसे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, यानी जो प्रदूषण नहीं बढ़ाते हैं, चाहे सोलर एनर्जी हो या दूसरे विंड एनर्जी हो, उसका ज्यादा इस्तेमाल करके हमने भी एक जिम्मेवारी निभाई है। इसके लिए जो सराहना लोगों ने किया है हमारे दुनिया भर में, उनका कहना यह था कि भारत के समर्थन से बिना दूसरे जो विकासशील देश हैं वो भी नकारात्मक रुख अपनाते, लेकिन अगर दुनिया में एक समझौता हो सका पेरिस में, उसके लिए भारत का बहुत प्रशंसा हुआ है। बिल्कुल, ये हम जरूर कह सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि इन मंचों में हमने ऐसे नए मंच पे भी, जैसे लोग सोच रहे थे कि क्या चाइना ने एक विकास के लिए बैंक बनाया है, क्या भारत शामिल होगा। हमने साफ कहा कि अगर दुनिया के विकास के लिए हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर आप कश्मीर में बनाए तो जरूर हम उसके विरोध करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है कि लोग अगर हमारे राष्ट्रीय अखंडता और हमारे जो महत्वपूर्ण हित हैं उस पर कोई बुरे नजर ना रखें, तो हम हर देश के लिए ये कोऑपरेशन सहयोग के लिए तैयार हैं। ये जो हमारी छवि है बदली है कि राष्ट्रीय हितों के साथ देश की अखंडता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, और कड़ा रुख अपनाएंगे। लेकिन अगर रहा सहयोग का सवाल तो हम तैयार हैं। बिल्कुल। काटजू साहब, ब्रिक्स, G20 ऐसे जो तमाम जो मंच है, या फिर यूएन में भारत की भूमिका को, इसका आकलन आप कैसे करेंगे पिछले 3 साल का? देखिए, ये जो मंच है जिनका आपने जिक्र किया, और अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रूल मेकिंग कौन करे, कि कौन से देश हैं जो नियम बनाएंगे जिन नियमों पर दुनिया चलेगी। जी, ये असूलन बात है। अगर उन नियमों में हमारी भागीदारी है तो फिर हम अपने हितों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में अपने हितों की सुरक्षा कर पाए। चुनौती यही होती जी। छोटे देश ये नहीं कर पाते। बड़े देशों की, जैसे भारत है, उनकी कुशलता, कूटनीतिक कुशलता का मापदंड यह है कि रूल मेकिंग में आप इस तरह के रूल बनवाएं जिसमें आपके हितों की, भारत के हितों की सुरक्षा जी। मेरा मानना है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं भारत के लिए, उसमें मोदी सरकार ने रूल मेकिंग सिस्टम में ये बड़े कुशलतापूर्वक इंश्योर किया कि हम ऐसे रूल नहीं बनने दें जिससे हमारे देश को नुकसान। बिल्कुल। आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जी। पर्यावरण में अब हम ये जानते हैं कि अगर दुनिया में हम ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे जो एक किस्म से जो एक बहुत मुश्किल पड़ रही है जी, उस पर रोक नहीं लगे तो हमें नुकसान। बिल्कुल, तो इसमें जो मोदी जी ने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाया, बिल्कुल वाजिब। इसमें एक बहुत संक्षेप में पार्थ जी मैं जानना चाहूंगा, इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले, रायसीना डायलॉग एक नए तरह का जो है इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दुनिया भर के देशों से और खासतौर पर पड़ोस से विशेषज्ञों को बुलाना जी, उनके साथ एक चर्चा को प्रोत्साहन देना सरकार से, ये पहली बार मैं समझता हूं कि इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है। यानी कि बुद्धिजीवियों को भी और विशेषज्ञों को भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में शामिल करें और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं दूसरे देशों में जी, उनके साथ सम्मिलित होकर एक सामाजिक रूप से
आम सहमति बना कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एरिया में रायसीना डायलॉग एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल इस तरह की पहली पहल है, बहुत अच्छी पहल है, ऐसा मानना है सबका। आभार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इंडियन डायस्पोरा की भी बात करेंगे, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर ये एक बहुत नया एलिमेंट है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। 3 साल मोदी सरकार इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सरकार की विदेश नीति की हम बात कर रहे हैं। विकास और सुधारों के एजेंडे के साथ सत्ता में आई एनडीए सरकार का एक और एजेंडा था, और वो था विदेशों में बसे भारतीयों को अपने साथ जोड़ना, देश के साथ जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भी देश की यात्रा की वो भारतवंशियों से मिले, उनके मुद्दों को जाना, उनके बीच जाकर वो भरोसा पैदा किया जिसकी जरूरत थी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास रंग लाए और एक बार फिर से विदेशों में बसे भारतवंशी अपनी जड़ों से जुड़े। मई 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक और जश्न की तस्वीरें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इसका असर विदेशों में भी देखा गया। विदेशों में बसे भारतवंशियों ने भी 3 दशक के बाद आए इस बदलाव से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया। जब भी, जहां भी, जिस भी देश में पीएम मोदी पहुंचे, वहां बसे भारतीयों ने दिल खोल के उनका स्वागत किया। सरकार बदली तो विदेश नीति के केंद्र में विदेशों में बसे भारतवंशी भी आ गए। पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क और नैरोबी से लेकर दुबई, जहां भी गए वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी का जादू सर चढ़कर बोला। ये मोदी मैजिक का ही असर है कि परदेश में भी स्वदेश की झलकियां नजर आई। मोदी सरकार से पहले भी विदेश दौरे होते थे, लेकिन वो भारतीय दूतावास तक ही सीमित होते थे। लेकिन अब भारतवंशियों से मिलने के आयोजन रस्मी नहीं होते, बल्कि भारतवंशियों से मिलना अब परंपरा बन चुकी है। जब भी कोई केंद्रीय मंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं तो विदेशों में बसे भारतीयों से मिलते हैं, उनके मुद्दे की बात करते हैं, उनके सुख दुख की बात होती है। वेस्ट एशिया में जो मुसीबतें आई हैं उसके कारण करीब 17,000 भारतीयों को सुरक्षित बचा करके वापस लाने का काम किया है। और देशवासियों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। विश्वास और विकास के माहौल में अब विदेशों में भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकास के रोड मैप के अब लगातार सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। अब विदेशों में बसे भारतीय भी बड़े रुतबे को महसूस कर रहे हैं, देश से फिर जुड़ रहे हैं। कर्जी साहब, भारत की विदेश नीति से भारतवंशी जो है मिसिंग एक एलिमेंट था, अब ये नया एलिमेंट जुड़ा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें मोदी जी का बड़ा योगदान रहा है। एक ये रियलाइज करना, समझना कि ये एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। इंडियन कम्युनिटी जो है उनके जरिए जहां पर वो स्थित हैं उस देश के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए में वो एक ब्रिज का काम, एक पुल का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक और रियलिटी है। कई दशकों से हमारी जो कम्युनिटी है विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में, खाड़ी के देशों में जी, वो मैच्योर कर गई। पहले सीमित थी, तो जो सरकारें थी उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती थी।
अब वो क्योंकि बढ़ गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, लॉबी अमेरिका में लॉबी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें लॉबी किया था। मोदी जी की सरकार का जो योगदान है वो ये है कि इसको पूरी तरह वो समझे हैं और इस पर उन्होंने बिना हिचक, बिना संकोच इस प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इसके लिए ये सराहनीय। पार्थसारथी साहब, एक ट्वीट करता है कोई भारतवंशी कहीं दुनिया में बैठा है, विदेश मंत्री को ट्वीट करता है, उसके साथ कोई दिक्कत होती है और दूतावास जो है तुरंत रिएक्ट करता है, विदेश मंत्री वहां से ट्विटर के जरिए संदेश देती हैं और दूतावास के अधिकारी जो है, जो व्यक्ति मुश्किल में उसके घर पहुंच जाता है। ये सारी जो एलिमेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगता है कि लोग कम से कम जुड़ रहे हैं? उनको लोग जो भारत से दूर थे, उनको लग रहा है मिट्टी से उनका जुड़ाव जो है लगा। भारतीय मूल के लोग को हमने पूरा सहयोग नहीं दिया तो हमने अपना पूरा कर्तव्य का पालन नहीं किया है। मोदी जी के दो पहलू थे। एक तो जो घाटी में भारतीय रहवासी रहते हैं नागरिक, हर एक समाज का हर एक वंश से हैं, यानी कि मजदूर भी हैं बिल्कुल और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, और हर एक वर्ग के लोगों से मिलकर उनको सम्मिलित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहना चाहता हूं, किसी खाड़ी के देश में जो मौका दिया गया मोदी साहब को खुले दिल से भारतीय नागरिकों से मिलना, कभी किसी को नहीं दिया गया विदेशियों को। ये पहली बार थी और ये एक उनके तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट था कि भारतीय मूल के लोग अब उनके देश के विकास में पूरे दिल से लगे हैं। अच्छे लोग हैं जो कानून नहीं तोड़ते हैं जी। और उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं हमने ये संदेश भेजा कि भाई हमारे नागरिक जो हैं उनके हितों के खिलाफ ना चलें। बिल्कुल। अमेरिका में मैं गया था मोदी जी के विजिट के समय में जी, दूसरे विजिट के, कैलिफोर्निया में था। जिस तरह से उनके स्वागत किए गए थे, तो मेरे ही जो बेटी और उनके परिवार और उनके जो हस्बैंड के परिवार हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह से उत्सुकता से किसी भारतीय को का स्वागत करना उन्होंने नहीं देखा। बिल्कुल। और न्यूयॉर्क में जब गए थे तो मेरे भतीजे ने कहा कि अमेरिकन ने उनको कहा कि योर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मियरली अ प्राइम मिनिस्टर, इज अ रॉक स्टार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह की खबरें आई थी, और टाइम्स स्क्वायर पे जब न्यूयॉर्क में जब प्रधानमंत्री की सभा थी भारतवंशियों के बीच, तो इतना खचाखच स्टेडियम भरा था, और उसके बाद जो है टाइम्स स्क्वायर पर जो बड़ी स्क्रीन थी, बहुत से भारतवंशी वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को नया आयाम देते हुए इस बात पर बल दिया कि दुनिया के सभी देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध मजबूत हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आते ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार अमेरिका की यात्रा की, और इस दौरान मोदी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 7 बार मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में न केवल अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर 2 दोस्तों की तरह नजर आए। ये प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का ही परिणाम था कि आजादी के बाद पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और तेजी से बढ़ाने की बात कही। यूरोप के साथ भारत के रिश्तों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और बेल्जियम की द्विपक्षीय यात्रा की। वहीं ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के राष्ट्र प्रमुखों ने भारत की यात्रा की। ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीयों की करीब 800 से ज्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। ब्रेक्सिट की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री थेरेसा ने यूरोप के बाहर पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत में की है।
दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले करीब 15 लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। ये प्रवासी भारतीय न केवल ब्रिटेन और भारत के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं, बल्कि इन्होंने भारत की संस्कृति से ब्रिटेन को संपन्न भी किया है। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ भारत की भागीदारी हाल के दिनों में बढ़ी है। जर्मनी मेक इन इंडिया के तहत भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार है। वहीं वोकेशनल ट्रेनिंग के क्षेत्र में जर्मनी की विशेषज्ञता का फायदा भारत को कौशल विकास कार्यक्रम में मिलेगा। अक्टूबर 2015 में भारत ने भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिसमें सभी 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस आयोजन से भारत और अफ्रीकी देश एक दूसरे के करीब आए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी महाद्वीप के 4 देशों की यात्रा ने और भी प्रगाढ़ किया। भारत आईटी, स्पेस, तकनीक समेत विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों का सहयोग कर रहा है। साथ ही एड्स जैसी महामारी से बचने के लिए अफ्रीकी देशों को दवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। यानी बात अफ्रीकी देशों की हो या फिर पश्चिमी देशों की, भारत के साथ की सबको दरकरार है और भारत भी इन देशों के साथ प्रगति की राह पर चलना पसंद कर रहा है। हर्षल, इस रिपोर्ट में कई देशों का जिक्र था, कई देशों के साथ संबंधों को जो आगे बढ़ाने की बात थी उसका जिक्र था। इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या लगती है अंत में, अगर मैं इसको सम अप के लिहाज से देखना चाहूँ? मैं तो हिंद महासागर क्षेत्र को देखूंगा और हमारी सुरक्षा के लिए जी हिंद महासागर का जो इलाका है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कई सालों से पार के बाद पहली बार ये है कि भारत के एक प्रधानमंत्री हिंद महासागर के पूर्वी कोस्ट पर, अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट लाइन पर जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उन्होंने दौरा किया। बिल्कुल। कोई ये जानता नहीं है कि मोजाम्बिक के साथ जहां वो गए थे, जिसकी आजादी की लड़ाई में हमने बहुत उनको सहयोग दिया, उनके साथ जो आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के और भारतीय महासागर के सुरक्षा के लिए। उसको एक प्रोत्साहन मिला। केन्या और तंजानिया जो पुराने दोस्त हैं, साउथ अफ्रीका के साथ पहली बार इनके मंडेला की मृत्यु के बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं। तो जो इस इलाका है इसको हमारे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझकर, यानी कि केप ऑफ गुड होप और गल्फ ऑफ एडन से लेकर स्ट्रेट्स ऑफ मलाका तक इसकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हम हैं और बाहर का कोई नहीं। बिल्कुल, इसको दिखाना पड़ेगा देश को और लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ। और ये बेहद इस ओर से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसी इलाके में हम एक देश हैं जिनके रिश्ते हर एक देश से अच्छा है, चाहे वो एक दूसरे से विरोध में हो। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, बिल्कुल, इजराइल और इजिप्ट, सबके साथ हमारे जो संबंध हैं उनके झगड़ों के बावजूद अच्छे हैं। ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने इस तरह का सफलता पाया। हाजी साहब, मुझे लगता है विदेश नीति पे बात करने के लिए एक कार्यक्रम काफी नहीं, लेकिन फिर भी एक दो महत्वपूर्ण चीजें जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा अंत में। अमेरिका के साथ जिस तरह से रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं इतने 3 सालों में और नई एक ऊर्जा वहां पे दिखाई देती है, जापान के साथ, इजराइल अब प्रधानमंत्री जाने वाले, एक झिझक इजराइल के रिश्तों को लेकर हमेशा रही है, इसको आप कैसे प्रोजेक्ट करें? देखिए, इजराइल के साथ जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो बहुत ठीक कदम है जी, और सही समय पे कदम। हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ था, अभी तक कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। अब कई देश हैं जिनके रिश्ते अरब देशों के साथ और इजराइल के साथ मधुर हैं, हम उसमें क्यों पीछे रहे? बिल्कुल प्रधान, और हमारे रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं अमेरिका के साथ। अब दरअसल बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है, हमें वहां से सब चीजों की जरूरत है, लेकिन खास तौर से टेक्नोलॉजी की जरूरत। और मेरा मानना है कि अमेरिकी सरकार ओबामा की जो थी और हम मोदी जी के सरकार के संबंध बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े, हर रुख में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। अब चुनौती ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बहुत अलग है,
जी, वो अलग शख्सियत है, बिल्कुल, उनके साथ अब एक तालमेल करना पड़ेगा जी, और वो आसान नहीं होगा। आसान नहीं है। जी, चलिए, चुनौतियां तो जो है विदेश नीति के मोर्चे पर हमेशा रहती हैं, आसान तो विदेश नीति के मोर्चे पे कुछ नहीं होता। ये आप दोनों से बेहतर कौन समझ सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो 3 साल मोदी सरकार के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, ठीक इसी वक्त यानी 7 बजे डीडी न्यूज पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।